नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग परीक्षा अध्ययन में अध्याय जो तीसरा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन ही है, बहुत टफ नहीं है। तो ये शुरुआत है, अभी तक हम लोग परीक्षा अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने नया चैप्टर शुरू किया है आज। तो चैप्टर नंबर 3 है और इसको हम लोग आगे कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो, अब चूंकि थ्योरी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ये माना जाएगा कि आपको बेसिक नॉलेज है पूरा। तो हम लोग इसलिए आगे कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए दो तीन चीज़ें जो आप लोगों को आना चाहिए, हर बार आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और फिर लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये लिखा है। इसमें कह रहा है ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो अगर ये रेखाएं प्रदर्शित कर रही हैं तो फार्मूला सबको मालूम है, a1/a2 का मान हम पहले a1/a2 निकालेंगे, तो 6/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 -3/-1 तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद c1/c2 निकालेंगे, तो 10/9 हो जाएगा। तो देखिए, अब पहले तो अगर किसी को यही नहीं मालूम है कि ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, कहाँ से आ गए, तो बात समझिए। ये जो रेखा का समीकरण होता है, ये ऐसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 का मान 6 लिखा हुआ है, b1 का मान -3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है, c1 का मान 10 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसे a2, b2 और c2, ये देखिए क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये है कि थ्योरी में आप इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताई जा रही हैं। तो अभी फ़िलहाल समझना है। यहाँ से हमें एक बात क्लियर समझ में आई कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, पर ये c1/c2 के बराबर नहीं है। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं दोनों, इनका कोई हल नहीं है ना। तो अब जब कोई हल नहीं होता, भाई कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं में कब हो सकता है कोई हल नहीं? जब दोनों रेखाएं इस तरह से हों, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर हों। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। ये अगर बराबर नहीं है तो तीन कंडीशन होती हैं, तीन में से ये दूसरी कंडीशन है, और फिर अभी एक दो कंडीशन और हैं। आगे क्वेश्चन लगातार इस तरह के हैं, तो हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, कोई हल नहीं तो माने कि ये समांतर रेखाएं जो डी नंबर में है, ये सही हो जाएगा। भाई देखिए, समांतर रेखाएं जब होंगी तभी हमारा कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी काटेंगे नहीं आपस में, तो हल कभी होगा नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा फार्मूले याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूले क्लियर हैं तो ये बहुत आसान है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए लिखा हुआ है कि समीकरण, फिर से दो समीकरण दिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। सेकंड नंबर में लिखा है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और लिखा हुआ है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या करना है? देखिए, इसमें कह रहा है कि फिर से बताना है वही चीज़। अब देखिए फिर से, अब ये तो मालूम है ना कि a1/a2 कितना होगा। a1 का मान 1 है, a2 का मान -3 है, तो ये -1/3 आ जाएगा। अब इतना तो पता है सबको, माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे, बात तो वही है। तो आगे लिख सकते हैं, a1/a2 हो गया। फिर क्या करना है? b1/b2 निकालना है। b1 का मान 2 है और b2 का मान -6 है, तो -1/3। c1/c2 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 5/1, ये हो गया। तो इसके बाद अगला करना है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। फिर से वही बात देखिए, स्पष्ट हो गई। ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये बराबर नहीं है। तो अब फिर वही समस्या है। अगर किसी की ये समस्या है
कि A1 B1 क्या है, तो फिर आगे तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो ये मान लिया गया है कि आपको A1 A2 का नॉलेज है, A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 और C2, तो ये लिखा हुआ है। तो अगर अब ये फिर से बराबर नहीं है तो हमने फिर बताया कि रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। और कोई हल कब नहीं होता? जब जब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। जब रेखा समांतर होती हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि इसमें भी समांतर कोई हल नहीं, जो भी लिखा होगा बी नंबर ऑप्शन में लिखा है कोई हल नहीं। तो चाहे ये लिखा हो और चाहे रेखाएं समांतर हो, दोनों बात सही होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल हो जाएगा ये। अब अगला देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में तो परिभाषा ही लिखी हुई है। देखिए थोड़ा स्पीड से हम इसलिए कर रहे हैं चीज़ों को क्योंकि थ्योरी आपकी हो गई है, प्रैक्टिस सेट हमें परीक्षा अध्ययन से भी करना है, फिर परीक्षा बोध से भी करना है ना, अधिकतम क्वेश्चन करना है ताकि किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे कोई। तो थोड़ा स्पीड भी रखेंगे और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछना है, कमेंट करना है, अलग से पूछना है, मैसेज करना है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है। थर्ड में यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होती हैं। तो अगर संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं। संगत का मतलब है कि ये रेखाएं आपस में देखिए कहीं ना कहीं काटें। अगर काटेंगे ही नहीं तो फिर उनका हल कहाँ से निकलेगा। तो संगत का मतलब प्रतिच्छेदी या संपाती, तो थर्ड का सी होना चाहिए। थर्ड का सी है बिल्कुल। तो थर्ड का सी आंसर सही हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। प्रतिच्छेदी या संपाती, ये क्या लिखा हुआ है? जब एक समीकरण युग्म संगत होता है। अगर असंगत होगा तो फिर प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, असंगत होगा तो फिर वो काटेंगे ही नहीं आपस में। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ हमको फिलहाल इतना लिखना है कि अगर समीकरण निकाय संगत है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं, आपस में काटती हैं। अगला है देखिए, अब यहाँ से फोर्थ नंबर से थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। फोर्थ नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म y इक्वल टू 0 लिखा है, y इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद y इक्वल टू -7। अब इसमें कह रहा है कि के हल कैसे होंगे। देखिए y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। तो y इक्वल टू 0 का मतलब ये पूरी लाइन, भाई यही तो है y इक्वल टू 0। यक्स एक्सिस में, यक्स अक्ष में y का मान सदैव 0 होता है। तो पूरी लाइन जो यक्स अक्ष की होगी y बराबर 0 हो जाएगी। फिर कह रहा है y बराबर -7। तो ये मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है और -7 है लास्ट में इधर कहीं पर। मान लीजिए ये हो गया -7। तो y का मान -7। तो अब देखिए ये आपको पता होगा कि y बराबर -7 लाइन इस तरह से बनेगी। लाइन में बनाना है, चूँकि पटरी से बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही लाइन बनेगी। तो ये लाइन होगी y बराबर -7। बात समझ में आ गई होगी। y बराबर -7 लाइन कैसे खींचना है, y बराबर 0 लाइन कैसे बनी है। अब ये दोनों लाइनें आप देख करके बता सकते हैं कि ये दोनों लाइनें परस्पर संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं हैं। इनके कितने हल होंगे बताइए। इन दोनों लाइनों का कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये कभी काटेंगे नहीं आपस में। तो जिसमें कोई हल नहीं वही सही होगा। तो डी नंबर सही हो जाएगा। तो डी नंबर होगा कोई हल नहीं। तो ग्राफ से बता सकते हैं और हम चाहें तो A1/A2 निकाल के भी बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है समझना थोड़ा सा। कुछ लोगों को, पहले ये नोट कर लीजिए फिर हम समझा रहे हैं चीज़ें। कुछ लोगों को ये ग्राफ खींचना नहीं आता है, ये लाइन वाला, तो 2 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसको पहले नोट कर लेना है। तो हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोट डाल करके लिख लेना है। कई लोगों को बात समझ में नहीं आया करती है कि ग्राफ कैसे खींचना है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी जानते हैं 1 2 3 4 है।
और ये -1, -2, -3, -4 भी कर सकते हैं, -1, -2, -3 और -4। तो यहाँ पर यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये इतनी सी बात है। अब देखिए बात समझिए, यहाँ पर क्या है कि यक्स की वैल्यू, अगर मान लीजिए उसने ये कह दिया कि यक्स बराबर 2 का ग्राफ खींचिए, मान लीजिए कहा कि यक्स बराबर 2 का ग्राफ खींचिए, तो यक्स का मान यहाँ पे 2 है, हम जानते हैं यक्स का मान 2 है, तो हर जगह पर 2 रहे। देखिए ग्राफ का मतलब, लाइन का मतलब, या तो ये ऐसे लाइन होगी या तो ऐसे लाइन होगी। अगर हमने ऐसे लाइन खींचा तो ये y बराबर 0 लाइन बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये यक्स बराबर 2 लाइन होगी। इस प्रकार से यक्स बराबर 2, थोड़ा समझना है बात को। जैसे प्रश्न में ये कह दिया कि y बराबर 2 लाइन खींचिए, चलिए y बराबर 2 खींच के देखते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो y का मान जहाँ पे 2 है ना, वहाँ पे बस हमको y बराबर 2 लाइन खींच लेना है, x अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये लाइन हो जाएगी y बराबर 2। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए प्रश्न में कह दिया कि y बराबर -2 लाइन खींचिए, तो ये -2 है y का मान, तो हम ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी लाइन y बराबर -2। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग सोचें कि सर ये क्या बताने लगे। अभी पिछले क्वेश्चन में देखिए इसका प्रयोग हुआ। जैसे मान लीजिए हमें खींचना है अगली लाइन यक्स बराबर -3, तो हमने देखा यक्स का मान -3 यहाँ पर है, तो हमने एक सीधी लाइन यहाँ से खींच दी, ये लाइन हो गई यक्स बराबर -3। तो अगर किसी को लाइन खींचने में समस्याएं हैं तो ये उदाहरण दे करके हम इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो इसको नोट कर लेना है, नोट में दिमाग में रहेगा कि लाइन खींचते कैसे हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हो गया है। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यक्स बराबर a और y बराबर b। आ गई बात वही, कह रहा है कि ये ग्राफीय रूप में रेखाएं प्रदर्शित करता है जो कहाँ पर काटेंगी। तो यक्स बराबर ए लाइन, अब चूंकि 1 2 3 नहीं दिया है, तो मान लीजिए कि यक्स का मान ये ए है, वाई का मान बी है, तो मान लीजिए वाई का मान ए यहाँ पर है और वाई का मान बी यहाँ पर है। तो यक्स बराबर ए लाइन, इसीलिए हमने बताया अभी पीछे कि इनकी जरूरत पड़ेगी। यक्स बराबर ए लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये लाइन हो गई यक्स बराबर ए। वाई बराबर बी लाइन यहाँ से रटना। एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तुरंत याद कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ा, आंसर याद किया कि ए बी पर काटेगा, कैसे काटेगा इससे कोई मतलब नहीं। और जब 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो फिर बस सिलेबस के बाहर से आ गया, तो वही दिक्कत है ना। तो हमने क्या है, हम थोड़ा कोशिश करते हैं ना लाइन बनाने की, कि आखिरकार प्रश्न बनता कैसे है, ये भी तो समझना है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए यक्स बराबर ए लाइन हमने पहले खींचा, देखिए 1 2 जहाँ होते हैं ना वहाँ पे ए बी मान लिया कि ए बी बिंदु है यक्स वाई एक्स पर, फिर y बराबर बी लाइन खींचा। अब ये जहाँ पे काट रही है, देख रहे हैं हम कि ये लाइन और ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पे काट रही हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि यक्स का मान क्या है, तो यक्स का मान यही है, जो यक्स का मान यहाँ पे है, क्योंकि पूरी लाइन में यक्स का मान ए है, तो यक्स का मान ए हो जाएगा। y का मान ये y अक्ष वाला, ये कितना मान है, नहीं नहीं सॉरी, y का मान, ये बिंदु b है ना, तो ये हो गया y का मान b, क्योंकि ये a है यहाँ से यहाँ तक, और ये मान क्या है, b है यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो तो पहले इतना नोट कर लो, हम अलग से समझा देते हैं चीज़ें, तो समझ में आ जाएंगी। ये ए बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है लाइन, ये हमने बताया। बाकी आप लोगों को, हमको मालूम है कि लास्ट में याद ही करना है, तो आप लोग सीधे इसमें याद कर लीजिए कि आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा, और ये ए बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर कोई समझ रहा है, समझना चाहता है, समझ रहा है, रही है, रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम समझा देते हैं चीज़ों को कि हमने लिखा क्या था। मान लीजिए इसी में कि यक्स का मान 1 होता और वाई का मान 2 होता, फिर कहता कि ये कहाँ पे काटती हैं, तो हम ऐसे करके ग्राफ बनाते, 1 2 लिखते,
1 2 लिखते। यक्स बराबर 1 लाइन हमको बनाना था, तो यक्स बराबर 1 लाइन कहाँ से मिलती? यक्स बराबर 1 लाइन हमारी ये हो जाती, ये हो गया यक्स बराबर 1। वाई बराबर 2 लाइन यहाँ से हो जाती, ये हो जाती वाई बराबर 2। ठीक है, तो यक्स बराबर 1। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यक्स का मान 1 है और वाई कहाँ पे काट रहा है? वाई का मान 2 है, तो 2 पर काट रहा है, तो यक्स का मान 1, वाई का मान 2। वही लिखा हुआ है, यक्स का मान ए और वाई का मान बी। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। और फिर रटना है तो वो तो आप लोग कर ही रहे हैं बचपन से, तो वही करेंगे लास्ट में। पर कोशिश करना है, समझने का प्रयास करेंगे। जब हम समझा रहे हैं, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए तो क्या दिक्कत है। 6वें नंबर में देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। बिल्कुल अच्छे से तैयार हो सकते हैं ये। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो अभी हमने बताया जब बराबर C1 वाला ना हो तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो जिसमें लिखा होगा कोई हल नहीं होगा वही सही हो जाएगा। और क्यों नहीं होता कोई हल? कोई पूछ ले कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है रेखाओं का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। ये हो गया। इसके बाद है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सिंपल था, बहुत टफ नहीं है, बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि समीकरण में, अब देखिए इस बार A1 बटे A2 बराबर लिखा है B1 बटे B2 और बराबर लिखा है C1 बटे C2। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो मतलब इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। मतलब एक लाइन ये है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है, संपाती हो जाती है ना, उसी के ऊपर आ जाती है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो इसमें क्या होगा कि अनंत हल होंगे। 7 का D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। इसके अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि तीनों बराबर हैं। देखिए 2 कंडीशन होती हैं, एक तो ये अनंत हल वाली है, एक क्या है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसका मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने बताया कोई हल नहीं। और अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के और बराबर C1 बटे C2 से तो कोई मतलब नहीं है। पहले वाले में ही अगर बराबर नहीं है तो फिर हम लिखेंगे कि एक अद्वितीय हल होगा। एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 कंडीशन है, इसमें एक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है, और अगर तीनों बराबर हैं तो फिर अनंत हल होते हैं। ये सब आपको याद है ना? तो अब हम इस पे चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, समय बहुत लगेगा फिर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो इसको भी समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल देखिए वही चीज़ फिर से रिपीट हो गई। कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए ये जो लाइन है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो इसके लिए अद्वितीय हल होगा। तो अभी अभी हमने बताया था कि जब पहले वाला बराबर ना रहे, कहने का मतलब है कि A1 बटे A2 बराबर ना रहे B1 बटे B2 के, तो इसमें एक अद्वितीय हल होता है। तो यही बी नंबर वाला सही हो जाएगा। 8वें का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अभी अभी हमने किया भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर भी बात कर लेते हैं। यहीं पर 9 लिखा हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है देखिए, तो इसमें हमें A1 बटे A2, A1 बटे A2 का मान 1/3 हो जाएगा, B1 बटे B2 का मान -2/4 हो जाएगा।
तो इसका मतलब -1/2 हो गया। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, यहीं पर यही बात सिद्ध हो गई कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकाय के कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखाएं परस्पर काटती हैं, है ना। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए बात समझना है, प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं भी लिख सकते हैं। बात को समझना है कि अगर कोई हल, एक हल होगा तो माने लाइनें आपस में काटती हैं, कोई हल नहीं होगा तो माने लाइनें समांतर हैं, और जब संपाती होंगी तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं तो हमें अनंत हल मिलेंगे। उसी के ऊपर है तो मान लो अनंत जगह पे काटती हैं। 3 कंडीशन होती हैं, तो तीनों कंडीशनों को ध्यान से समझना है, और कहेंगे आप तो हम एक बार इस पे और चर्चा कर लेंगे। तो इतना नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसकी एक टेबल क्या होगी, इसकी एक टेबल होती है, आप उसको याद कर लीजिए ना कि कौन प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती हैं, तो ये बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में 6 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, तो इनको हम लोग कर लेते हैं तेजी से। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है तो कैसा समीकरण कहलाता है। सरल रेखा अगर है तो समीकरण रैखिक समीकरण होगा। जैसे इस रूप में होता है रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। कभी पूछे कि रेखा का व्यापक समीकरण लिखिए, तो ये रैखिक समीकरण है, रेखा का व्यापक समीकरण भी कहलाता है। तो इसको नोट कर लेना है कि ये हो गया हमारा रेखा का व्यापक समीकरण। क्लियर हो जाएगा, रैखिक समीकरण है, रेखा का व्यापक समीकरण है। तो कह रहा है कि जब एक आलेख एक सरल रेखा होती है, जैसे ये एक्स वाई अक्ष है और ये वाई डैश है, ये वाई डैश है सॉरी, और ये यक्स हो गया, यक्स डैश। तो ऐसे जैसे कोई रेखा खींची गई, मान ली 1 है 2 है, तो ये यक्स बराबर 2 पर है, तो यक्स बराबर 2 रेखा का नाम हम लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर 2 अगर कोई रेखा खींची गई है तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा ना, इसका आलेख क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है पहले नंबर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए थोड़ा स्पीड बस इसलिए है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट है, आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग में, है ना। तो थ्योरी कंप्लीट होगी, अब आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये मान करके हम लोग पढ़ाते हैं। अगर आपकी समस्या ये है कि पढ़ा नहीं है अभी, थ्योरी ठीक नहीं है, तो फिर आप लोगों को बताना है, तो हम पहले थोड़ा थ्योरी पर भी अलग से बात करना पड़ेगा हमको, तब फिर ये चीज़ें समझाएंगे। अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी में पेपर है, तो फिर ये माना जाएगा ना कि थ्योरी कंप्लीट है। अभी दूसरे नंबर में लिखा हुआ है ax + by + c = 0। तो ये रेखा का आलेख क्या होगा, सरल रेखा होगी ना, ये जो बना हुआ है समीकरण, ये सरल रेखा का ही तो है, यही तो हमने बताया। ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा। तो रेखा तो उसमें डैश डैश में भरा है ना, तो सिर्फ इसमें हमको सरल भर देना है, रेखा तो आगे उसमें लिखा ही है। तो सरल रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी हमने बताया भी कि रेखा का व्यापक समीकरण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये और सिंपल है इससे भी ज़्यादा। तो देखते हैं, इसको करने का प्रयास करना है हमको। समीकरण क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 में लिखा हुआ है कि यक्स एवं वाई का मान युग्म यक्स वाई जो दिए हुए समीकरण ax + by + c = 0 को संतुष्ट करता है, तो समीकरण का क्या कहलाता है, तो समीकरण का हल कहलाता है। बहुत सरल बात लिखी हुई है। ये कह रहा है जैसे ऐसे कोई रेखा है और यक्स और वाई इसके मान है, और इसको रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो गया, बराबर 0 हो गया, तो ये इसके हल कहलाते हैं। जैसे जैसे 3x - 2y और +1 = 0, ऐसी कोई रेखा है, मान लेते हैं कि ऐसी कोई रेखा है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यक्स का मान हम 1 रख लें,
और y का मान क्या रख लें, और x का मान, सॉरी x का मान -1 रख लेते हैं और y का मान 1 रख लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या ये रेखा क्या है, एक समीकरण मतलब निरूपित करती है। y का भी मान -1 कर लो चलो, तो देखिएगा अगर ये हल क्या हो गया, -1 एक बिंदु हो गए, तो अगर इसमें रख देंगे ये 0 हो जाएगा, तो इसके एक हल हो जाएंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल करके बता रहे हैं चीज़ों को। मान लेते हैं कि यक्स ये कोई बिंदु है, यक्स बरा -1 और 1, तो क्या ये इसका हल है, चेक कर लेते हैं। -1 -2 इंटू -1 +1, तो -3 +2 +1, तो -3 +3, तो आंसर हो गया 0। तो मतलब क्या हुआ कि एक रेखा थी जिसको एक बिंदु संतुष्ट करता है एक्स वाई के मान रखने पर, तो इसका मतलब ये इसका हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कुल मिलाकर के समीकरण का हल कहलाता है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हल हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको आगे करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करेंगे, 4th नंबर। नोट करते जाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तो वह निकाय संगत निकाय कहलाता है। अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ इतना लिखना है कि जब किसी निकाय का कोई हल होता है, यानी कि वो कहीं पर काटता है, तो वो निकाय क्या होता है, संगत। अभी ऑब्जेक्टिव में इसी का उल्टा लिखा था कि संगत निकाय किसे कहते हैं। तो जब किसी निकाय का कोई हल होता है, बात वही है। 5वां और बढ़िया है, और सॉरी ये चौथा हो गया ना, तीसरा के बाद चौथा। 5वें में क्या है, 5वें में कह रहा है कि जब किसी निकाय का कोई हल नहीं होता है तो ये असंगत कहलाता है। जब कहीं पे कोई काटेगी नहीं रेखा, कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत निकाय कहलाएगा। तो ये सिंपल सिंपल है, इनको आप याद कर सकते हैं, याद करेंगे ही। असंगत कहलाता है। 6वें नंबर पे और हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट। और अगर थ्योरी में किसी की समस्या है तो फिर मैसेज करना है, बताना है, तो हम लोग थ्योरी पे थोड़ी बात करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे हो जाएंगे तो थ्योरी भी तो साथ साथ में कंप्लीट होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो 6 में लिखा है समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 लिखा हुआ है और y, तब y का मान क्या होगा। तो y का मान अब बताइए। ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए, और देखिए आ क्या गए, ये आया है 2022 में, पिछले साल। अब ये क्वेश्चन आ गए, और अगर इसके लिए भी हमें पूछना पड़ा पीछे वाले से, आगे वाले से, कि बताओ भाई कि इसका क्या भरना है ना, 1 का 2, 2 का 3, तो ये काम अगर इस तरह क्वेश्चनों में करना पड़ा तो फिर हमारे पढ़ने का क्या मतलब है। यक्स का मान 3 रख दो, रख दिया, तो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 8 - 3, तो वैल्यू हो जाएगी 5, तो वाई की वैल्यू हो गई 5। तो ये हो गया आंसर। तो इतना सा काम करना है। 6 में कौन सा सही हो गया, वाई की वैल्यू 5, तो 5 भर देना है। अब चूंकि रिक्त स्थान है तो हमें 5 भरना है। तो अब देखिए एक वीडियो की इस पार्ट में ज़रूरत और है, तो हम लोग पार्ट 2 इसमें बनाएंगे, तो इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो पार्ट 3 हमारा परीक्षा अध्ययन का हो जाएगा। फिर परीक्षा बोध पर हम लोग बात करेंगे ना, तो उसके भी तीनों पार्ट कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वीडियो पड़े रहेंगे हमेशा, तो आगे जब वार्षिक परीक्षा होगी, छमाही या कोई भी परीक्षा है आगे, हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम, तो उस तब तक वीडियो तो रहेंगे ही, तो उनको पढ़ते रहना है बार बार जब भी लगे कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगली क्लास कर रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।